Hello, good morning student. My name is Sanjeev Kumar, PGT Economics, your economics teacher. So basically students in the last video आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने चैप्टर एक स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे लास्ट क्लास में, एक हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी कॉन्सेप्ट था और दूसरा हमारा नॉर्मल रेजिडेंट्स। इन टुडेज क्लास आज हम लोग कुछ और न्यू टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उसी चैप्टर का। अब हम लोग आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं उसी चैप्टर को जो हमारे टॉपिक्स बच गए हैं। तो सबसे पहला जो उसमें हमारे पास टॉपिक आता है बेटा वो आता है हमारे पास फैक्टर इनकम। ओके, फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है कि वो इनकम जो अर्न की गई है आफ्टर प्रोवाइडिंग सम रैंडम या आफ्टर प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज। फैक्टर इनकम का मतलब वो इनकम जो अर्न की गई है, कब अर्न की गई है, जब एक पर्सन ने अपनी सर्विसेज किसी और पर्सन को प्रोवाइड कराई। ठीक है, तो उस सर्विसेज के बदले उस पर्सन को जो इनकम मिल रही है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम। फॉर एग्जांपल, एक लेबर अपनी सर्विसेज किसी को प्रोवाइड करा रहा है, उसके बदले उसको वेजेस मिल रहे हैं, तो वो उसके लिए क्या होगी? फैक्टर इनकम। ओके, देन हमारे पास आती है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है कि वो इनकम जिसके बदले कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड नहीं की गई है, जैसे डोनेशन, चैरिटी, वो हमारी किस में आती है? ट्रांसफर इनकम में। सिंपल टर्म में बोले तो फैक्टर इनकम वो इनकम जो कमा के अर्न की जा रही है और ट्रांसफर इनकम वो इनकम जो फ्री में अर्न की जा रही है। ठीक है, एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें इसमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे तो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में हमेशा हम लोग उन चीज़ों को ऐड करते हैं जो प्रोडक्टिव होती है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इन दोनों के केस में जब भी हम लोग नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग फैक्टर इनकम को बेटा उसमें इंक्लूड करेंगे। ओके, इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ओनली फैक्टर इनकम इज टू बी इंक्लूडेड। फैक्टर इनकम लाइक रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, वो हमारे लिए क्या होती है? फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम, चैरिटी, डोनेशन, ये हमारे लिए क्या कही जाती है? ट्रांसफर इनकम। ठीक है, फिर इसी में हमारे पास नेक्स्ट आता है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का जो डेफिनेशन होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट गिवन होता है। इसके दो तीन डेफिनेशंस मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे सबसे पहला कुछ बुक्स में लिखा होता है फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच चुका है वो गुड, अब उसमें हम लोग और कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते हैं। कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है कि फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर या विच आर यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन और फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, कि जिन गुड्स को या तो हम लोगों ने सेल्फ कंजम्पशन के लिए बनाया है या फिर उसमें उसके थ्रू हम लोग क्या करना चाहते हैं? इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि कंज्यूमर जिस भी गुड को परचेज करता है, क्योंकि कंज्यूमर उसको खुद यूज करने वाला है, तो वो उसके लिए क्या होता है? फाइनल गुड। या अगर हम लोग फर्म की बात करें, मान लो एक फर्म ने मशीनरी को परचेज किया, अब उस मशीनरी को वो अपने पास ही रखेगी ना, उसकी हेल्प से प्रोडक्शन करेगी गुड्स का, तो वो मशीनरी उस फर्म के लिए क्या कही जाएगी? फाइनल गुड कही जाएगी। ठीक है, फाइनल गुड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं बेटा। एक होता है हमारे पास कंजम्पशन गुड्स और एक होते हैं हमारे पास कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स जो डायरेक्टली एक पर्सन की वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं या उनकी वांट्स को फुलफिल कर रहे हैं, वो होते हैं हमारे कंजम्पशन गुड्स। इसको फर्दर हम लोग चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स जिन गुड्स को हम लोग सेवरल ईयर्स तक क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। जैसे टीवी, सोफा, वॉशिंग मशीन, इनको ईयर्स तक, 3 ईयर, 4 ईयर्स, 5 ईयर, 10 ईयर्स तक हम लोग यूज कर सकते हैं, जिनका लाइफ स्पैन नंबर ऑफ ईयर्स होता है, लॉन्ग टर्म तक जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं, उनको बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। देन हमारे पास आते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जिनका जो लाइफ स्पैन होता है ना 1 ईयर के अराउंड होता है, नॉट एक्जैक्टली 1 ईयर, 1 ईयर के आसपास होता है। जैसे क्लोथ्स हो गए, क्रॉकरी हो गई, शूज हो गए, वो हमारे लिए क्या होते हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड्स। देन नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो हमारे एक सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन के लिए बनाई जाते हैं, मतलब मार्केट गए, परचेज करके लाया, कंज्यूम किया, खत्म। फ्रूट्स, वेजिटेबल, जूस, ये हमारे लिए क्या होते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो पेरिशेबल नेचर के होते हैं, मतलब वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। देन सर्विसेज हमारे पास आती हैं। सर्विसेज क्या होती हैं? जो हम लोग फील कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, उसको हम लोग बोलते हैं सर्विसेज। ठीक है, तो ये हमारे चारों कंजम्पशन गुड्स के पार्ट हैं। देन हमारे पास इसमें आता है बेटा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, जो दूसरे गुड को प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे मशीनरी, मशीनरी इज अ कैपिटल गुड। ओके, फिर इसमें नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अब भी वो फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंचे।
ठीक है। अभी वो सेलर के पास ही है, सेलर या मैन्युफैक्चरर के पास है, वो उसमें कुछ वैल्यू ऐड करेगा। मान लो उसने किसी रॉ मटेरियल को परचेज किया, उससे गुड बनाए, उसने उसको सेल कर दिया होलसेलर को, तो होलसेलर के लिए वो गुड अभी क्या है, इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि वो उसको पास ऑन करेगा मान लो रिटेलर को, तो रिटेलर के लिए भी अभी वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड। उसने उसको सेल कर दिया किसको, फाइनल कंज्यूमर को, तो वो तब फाइनल कंज्यूमर के लिए बनेगा फाइनल गुड। तो जब तक एक गुड में वैल्यू एडिशन की जा सकती है तब तक वो हमारे लिए फाइनल गुड होता है, तब तक वो हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड होता है। जब उसमें कोई वैल्यू एडिशन हम लोग नहीं कर सकते हैं तो वो हमारे लिए फाइनल गुड बन जाता है, ठीक है। जब भी हम लोग नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग उसमें हमेशा फाइनल गुड की वैल्यू को ऐड करते हैं, इंटरमीडिएट को ऐड नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब हम लोग फाइनल गुड की वैल्यू को इंक्लूड कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट गुड ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूड हो जाएगा। ओके, मतलब उसकी वैल्यू उसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगी। ओके, उसके बाद इसमें हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है छोटा सा, दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मीन्स इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। दैट मीन्स कि जब हम लोग एक इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करने के लिए जो पैसा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो एक्सपेंडिचर करते हैं, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, या अगर एक फर्म के लिए कहें उस फर्म ने किसी न्यू मशीनरी को परचेज किया तो वो उसके लिए क्या कहा जाएगा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम लोग फर्दर 2 पार्ट्स में बेटा डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक होगा हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बिफोर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन को हटाए बिना सिंपल जो एक फर्म ने टोटल पैसा लगाया है, ठीक है, वो उसके लिए क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, मतलब जिसमें से अभी डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया गया है। नेट इन्वेस्टमेंट आफ्टर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब जिसमें से एक फर्म ने डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस कर दिया है, तो वो उसके लिए क्या बन जाता है? नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर हमारे पास टर्म वही आ जाता है डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन टर्म आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, अकाउंटेंसी में भी आप लोगों ने सुना होगा। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है ना। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि उनकी वैल्यू डिक्रीज क्यों होती है, वाई द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट डिक्रीजेस, ठीक, उसके रीजंस क्या होते हैं। अगर एक मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो उसका क्या रीजन क्या होगा? तो उसके 3 रीजंस होते हैं। फर्स्ट, नॉर्मल वियर एंड टियर, मतलब जैसे जैसे हम लोग उसको यूज करते जा रहे हैं उसकी वैल्यू, उसमें कुछ खराब होती जा रही है, टूटता जा रहा है, तो वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती जा रही है। दूसरा होता है पासेज ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली अपने आप क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। एंड थर्ड हमारे पास इसी में आता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है? मान लो एक फर्म अभी किसी टेक्निक को या किसी मशीनरी को यूज कर रही है, उसकी कोई और बेटर टेक्नोलॉजी और कोई बेटर मशीन मार्केट में अवेलेबल है, ये मार्केट में नई वो इन्वेंट हुई है, मार्केट में नई आई है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? जो प्रेजेंट मशीन को फर्म यूज कर रही है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। उसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के साथ ही हम लोग डेप्रिसिएशन को यूज करते हैं। ग्रॉस और नेट को जब हम आगे हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे ना, तो उसमें हमारा डेप्रिसिएशन ही यूज होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारे पास आता है NIT। NIT का बेटा फुल फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, हम लोग चाहे तो इन दोनों के इसको कंपोनेंट बोल सकते हैं। IT स्टैंड्स फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज, ठीक है। सब्सिडी क्या होता है? वो फाइनेंशियल हेल्प जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, ताकि प्राइसेस क्या हो जाएं? कम हो जाएं। तो NIT को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी हमारे पास यही होता है, IT माइनस सब्सिडी। IT इनडायरेक्ट टैक्स में से हम लोग सब्सिडी को माइनस कर देंगे, या अगर हम लोग आज के प्रेजेंट टाइम में कहें तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा GST में से हम लोग माइनस कर देंगे सब्सिडीज को, तो वो हमारे लिए क्या कैलकुलेट हो जाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? कि वो टैक्स जो गवर्नमेंट ने लगाया है किस चीज के ऊपर? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, की हम लोग जो भी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं या मार्केट में जब उनको सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगने वाला जो टैक्स होता है उसी को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स, या बेसिकली जो उसका नाम ही है GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एंड सब्सिडीज वो फाइनेंशियल हेल्प जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, फिर चाहे वो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करा रही हो या फर्म्स को प्रोवाइड करा रही हो, उसके पीछे मेन मोटिव क्या होता है? ताकि वेलफेयर हो सके, ठीक है। फिर आता है हमारे पास NFIA। इसका कैलकुलेशन अभी हम लोग डिटेल में सीखते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है दैट इज NFIA। NFIA का फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। N स्टैंड फॉर नेट, F इज फैक्टर, I इज इनकम एंड A इज अब्रॉड। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि NFIA रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन नेट या डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम
रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। वो इनकम सिंपल टर्म में जो हम लोगों ने दूसरी कंट्री से कमाई, दूसरी कंट्री के रेजिडेंट्स हमारी कंट्री से कमा के लेके गए, उसके बीच का डिफरेंस इज NFIA। तो इसका कैलकुलेशन भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे नेट वर्ड नहीं लगाया है, सिर्फ फैक्टर से स्टार्ट हुआ है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को शॉर्ट में बोलते हैं फीफा माइनस फीटा। तो जब हम लोग फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को, तो वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, एक तो ये केस है इसको कैलकुलेट करने का। या कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि ये सब हमें गिवन ना करके ना, या तो सिर्फ इतना लिखा होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो अगर इतना लिखा है तो उस वैल्यू को हमें क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन में प्लस करना है। इसमें भी कभी कभी क्या होता है कि वैल्यू मान लो माइनस में भी दे दी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -30 या -30 हमें प्रोवाइड करा दिया। तो जब हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, वैसे तो ये प्लस हो रहा है, लेकिन क्योंकि उसकी वैल्यू हमें नेगेटिव में गिवन है तो क्वेश्चन में हमें वैल्यू को नेगेटिव में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक और केस, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमें डायरेक्टली गिवन हो सकता है। मतलब ये सब कुछ ना देखिए, फ्रॉम की जगह उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, नेट के साथ टू अब्रॉड लगा दिया। तो जब हमें नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्वेश्चन में गिवन होगा, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर वो हमारे पास पॉजिटिव में भी गिवन है, क्योंकि वो टू अब्रॉड है, टू अब्रॉड का मतलब है कि हमारी कंट्री से ज़्यादा इनकम दूसरी कंट्री के रेजिडेंट्स अर्न करके गए हैं। तो जब हम लोग इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग इसके आगे ऑटोमेटिकली माइनस लगा देंगे। ओके, तो ये हमारा NFIA का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये सारी की सारी जो मेन हम लोगों ने 3 टर्म्स पढ़ी है, इनको ध्यान रखना बेटा, डेप्रिसिएशन, NIT एंड NFIA, ये तीनों टर्म्स हमारे नेक्स्ट चैप्टर में यूज होंगी। ठीक है, और इन तीनों टर्म्स की हेल्प से ही हम लोग आगे अपना न्यूमेरिकल को समझ पाएंगे। ठीक है, आई होप ये सारा का सारा टॉपिक आप सबको क्लियर हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।